शोभा मिश्रा और आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत करती हूं। हमारे देश का किसान जन का पोषक है, वो श्रम का देवता है, अन्नदाता है और उसमें ही भारत की आत्मा निवास करती है। ऐसे ही किसानों की प्रगति के लिए हम खेती बाड़ी से जुड़ी बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां हर रोज सुबह आपके लिए लेकर आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में खास। भिंडी की फसल में कीट और रोग नियंत्रण। सूकर पालन करके किसान कमाए अच्छा लाभ। हमारे प्रदेश के अनेक किसान भाई भिंडी की खेती करके अच्छा मुनाफा कमाते हैं, लेकिन कभी कभी उनकी फसल में कीट और रोगों का प्रकोप होने लगता है, जिसकी वजह से भिंडी के उत्पादन में कमी आ जाती है। तो आपके सामने इस तरह की समस्या नहीं आए, इसके लिए कीट और रोग नियंत्रण कैसे करें, इसकी जानकारी दे रहे हैं कृषि विज्ञान केंद्र मुरैना के डॉक्टर अशोक यादव। सब्जियों में भिंडी की फसल का अपना एक विशेष महत्व है और ये महत्व इसलिए और बढ़ जाता है क्योंकि भिंडी की जो फसल है वो लगभग 40 दिन से इसकी शुरुआत हो जाती है। क्यों हमारी कुछ ऐसी किस्में आ रही हैं जो 40 से 45 दिन में जिनमें जो है फलन शुरू हो जाता है और उसका हमारे किसान भाई अच्छा मूल्य प्राप्त कर सकते हैं। हमें जो है फसल सुरक्षा के ऊपर ध्यान देने की बहुत बड़ी आवश्यकता होती है क्योंकि भिंडी में कुछ ऐसे कीट आते हैं या ऐसी कुछ बीमारियाँ आती हैं जो हमारी जो खड़ी फसल में जिनका नियंत्रण करना हमें थोड़ा सा कठिन हो जाता है। खासकर जो है रस चूसने वाले कीटों में आपको एपिड और जैसिड की कई बार समस्या देखने को मिलती है। दूसरा वाइट फ्लाई की समस्या भी हमें देखने को मिलती है। तो ये जो रस चूसक कीट हैं ये हमारी भिंडी की फसल पर जो है चिपक कर और जो उससे रस चूसते हैं, जिससे कि हमारी जो फसल है ये हमारी फसल कमज़ोर हो जाती है और जो हमारे उत्पादन पर इसका विपरीत प्रभाव पड़ता है। तो इसके प्रबंधन के लिए हम जो है जो हमारे जो कीटनाशक हैं, खासकर जो हमारे जो ऐसे कीटनाशक जो जिनको जो है सिस्टमिक इंसेक्टिसाइड हम बोलते हैं, ऐसे कीटनाशकों का उपयोग हम इसमें कर सकते हैं। जैसे हमारा एसिटामाप्रिड है, इसको हम जो है लगभग 100 से 125 ग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से इसको हम ले सकते हैं। हम जो है मेथाइल डेमेटोन का हम उपयोग कर सकते हैं। हम जो है इमिडाक्लोपिड का हम उपयोग कर सकते हैं। इन कीटनाशकों का उपयोग हम जो है रस चूसक कीटों के प्रबंधन में हम कर सकते हैं। किसान भाइयों, भिंडी की फसल को सबसे अधिक नुकसान तना और फल छेदक कीट द्वारा पहुंचाया जाता है। यदि आपने समय रहते इसका नियंत्रण नहीं किया तो भिंडी की फसल पूरी तरह से बर्बाद हो सकती है, जिससे आपको भारी नुकसान होगा। इसलिए आप इसकी पहचान कर नियंत्रण जरूर करें। कई बार जो है भिंडी में हमें जो है फल वेदक है उसकी समस्या भी देखने को मिलती है। तो फल वेदक के लिए सबसे पहले तो हम जो है जैविक कीटनाशियों का उपयोग करें। जैसे VDK आता है, बैसिलस thuringiensis, ये जो है लगभग 1 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से हम इसका भी उपयोग जो है कर सकते हैं। हम स्पाइनोसाइड का उपयोग कर सकते हैं। ये जैविक कीटनाशी हैं, इनका जो है आपके जो फल वेदक है उसके प्रबंधन में बहुत अच्छा ये लोग ये काम करते हैं। इन इल्लियों के नियंत्रण के लिए खेत में फेरोमोन ट्रैप लगाना चाहिए। इसके अलावा रात्रि के समय खेत में प्रकाश प्रपंच की भी व्यवस्था होनी चाहिए और इल्लियों की शुरुआती अवस्था में जैविक नियंत्रण के लिए नीम तेल 5 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर छिड़काव करें। यदि कीटों का प्रकोप आर्थिक क्षति स्तर से अधिक हो तो इनकी रासायनिक नियंत्रण के लिए इमामेक्टिन बेंजोएट दवा की 10 ग्राम मात्रा को 15 लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर छिड़काव करें। इसके अलावा वाइट फ्लाई की कंट्रोल के लिए विशेष तौर पे हमें जो है निगरानी की आवश्यकता होती है, क्योंकि वाइट फ्लाई एक ऐसा कीट है जो भिंडी की फसल में जो है येलो मोज़ेक डिसीज को फैलाने का कार्य करता है। तो इसके प्रबंधन के लिए हम जो है भिंडी की जो रोग प्रतिरोधी जो किस्में हैं, खासकर जो है आपकी येलो मोज़ेक जो बीमारी है इसके प्रति जो प्रतिरोधक क्षमता रखने वाली जो किस्में हैं उनका हम चयन करें। उसमें जैसे BRO 6 है,
और दूसरी जो कई अच्छी जो किस्में आज मार्केट में आजकल उपलब्ध हैं, ऐसी किस्मों का हम चयन करें जिससे कि जो हमारी फसल में जो है येलो मोज़ेक डिसीज की समस्या ना आए। और इस समस्या को रोकने के लिए शुरुआत में हम बीज उपचार करें हमारा जो है इमिडाक्लोपिड से, जिससे कि जो है आगे आने वाले समय में इसका जो है रोग की समस्या न बढ़े। विशेष तौर पर हम जो ध्यान देने की आवश्यकता होती है, अगर इस कीट का जो प्रकोप हमारी भिंडी की फसल में देखने को मिलता है तो हम जो है एसिटामाप्रिड या थायोमेथाक्साम का उपयोग करें और उससे हम इस कीट का प्रबंधन करें। लेकिन मैं यहाँ पर एक विशेष तौर पर हमारे जो किसान भाई हैं उनको ये बताना चाहूँगा, क्योंकि भिंडी एक ऐसी फसल है जो हमारे डेली यूज में हमारे काम आती है। तो जब कभी भी अगर हमें कीटनाशक का छिड़काव अपनी तो उस समय करना चाहिए जब हम अपनी फसल को तोड़ने के बाद, और उसके बाद उसका उपयोग करें, और जिससे कि उसका जो वेटिंग पीरियड है उस कीटनाशी का वो उस समय तक निकल जाए, उसके बाद ही हम दूसरी तोड़ाई करें। तो अगर इन चीज़ों का अगर हम ध्यान रखते हैं तो हम ये पाते हैं कि जो हमारी भिंडी की जो फसल है उससे हमारे किसान भाई बहुत अच्छा उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। किसान भाइयों, अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। और ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में एक बार फिर से स्वागत है। किसान भाइयों, सूकर पालन कम समय में अधिक लाभ देने वाला व्यवसाय है और जो युवक पशुपालन को व्यवसाय के रूप में अपनाना चाहते हैं उनके लिए आय की दृष्टि से बहुत लाभदायक है, क्योंकि सूकर एक बार में 5 से 14 बच्चे देने की क्षमता वाला एकमात्र पशु है, जिसमें साधारण आहार को मांस में परिवर्तित करने की अत्यधिक क्षमता होती है। तो आप कैसे करें सूकर पालन, इसकी जानकारी लेते हैं डॉक्टर प्रदीप कुमार से। किसान भाइयों, आज हमारा जो चर्चा का विषय है वो है सूकर पालन। तो सूकर पालन में हम सिलसिलेवार चर्चा करेंगे। जैसे सबसे पहले हम चर्चा करेंगे कि अगर हमें सूकर पालन की तरफ चलना है तो हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। तो जैसे सबसे पहले हमको क्या है, एक अच्छे शेड का निर्माण करना पड़ता है, और वो शेड ऐसा होना चाहिए कि जिसमें आप पिगलेट भी रख सकें और जिसमें आप मादा भी रख सकें, जिसमें आप कुछ नर भी रख सकें। क्योंकि आपको नर, मादा, पिगलेट और फिर ग्रोवर, बीच में एक स्टेज आती है ग्रोवर, उनको भी रखने की व्यवस्था करनी पड़ती है। तो आपको अपना शेड उसी हिसाब से बनाना है ताकि शेड में पर्याप्त जगह हो। शेड में फिर आपके चारों तरफ से रोशनी आ सके। शेड में फिर जैसे वातावरण जो है बाहर से हवा अंदर आ सके, अंदर से बाहर जा सके, नहीं तो शेड जो है सफोकेटिंग हो जाता है। फिर बिजली की पर्याप्त वहाँ पे सप्लाई हो। पानी का सप्लाई इतना अच्छा हो कि हर शेड में आपके पानी उपलब्ध हो सके। किसान सूकर पालन की शुरुआत करते हैं तो उनके लिए फायदे का सौदा हो सकता है। सूकर पालन कोई भी किसान कर सकता है और इसके लिए सरकार द्वारा भी सहायता प्रदान की जाती है। इसके मांस में प्रोटीन होने की वजह से इसके मांस की मांग अधिक है। मादा सूकर एक बार में 10 से 12 बच्चों को जन्म देती है और इस व्यवसाय में इनके रहने के स्थान और अन्य सामग्री पर कम निवेश की आवश्यकता होती है। देश में सूकर की काफी प्रजातियां हैं, लेकिन मुख्य रूप से लार्ज व्हाइट यॉर्कशायर, लैंड्रेस, हल्का सफेद यॉर्कशायर, हैम्पशायर, ड्यूक इंडिजीनियस और घंघरू, साथ ही झारसूक आदि अधिक प्रचलित है। जानवर रख लिए, उसके बाद फिर आपको ये लगता है कि अब इसको खिलाने की समस्या, दाने की, चारे की, ये सारी समस्याएं जो आती हैं, तो उसमें जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो ये है कि हमें उसको जो है न्यूट्रिशियस आहार देना चाहिए, और उस आहार के लिए वो चीज़ें चुननी चाहिए जो आसपास आपके अवेलेबल हो। रेडीमेड फीड भी आते हैं, लेकिन रेडीमेड फीड थोड़ा सा आपको महंगे पड़ेंगे, इसलिए आपको फॉर्मुलेशन करने में, जैसे फॉर्मुलेशन करना है तो मक्के को आप 40% रखें और 20% राइस पॉलिश रखें, 20% राइस ब्रान रखें।
और जीएनसी लगभग 18 से 20% रखें और उसी बीच में 1-2% आप सॉल्ट या मिनरल मिक्सचर मिला सकते हैं। उसमें मिला करके आप अपने राशन का फॉर्मुलेशन कर सकते हैं। ये एक स्टैंडर्ड सा राशन है जिसको हम लगभग सभी जानवरों में दे सकते हैं और उनसे आपको अच्छी ग्रोथ मिलेगी। आसपास के होटल या रेस्टोरेंट से अनुबंध करना चाहिए, उनसे बात करके रखनी चाहिए और उनसे बात करने के बाद हमको कुछ जो है वहाँ से वेस्ट मटीरियल, जैसे होटल चल रहे हैं तो वहाँ पता चला आधा ड्रम 1 ड्रम वेस्ट निकल आता है 1-2 दिन में। फिर इसी तरह रेस्टोरेंट चल रहे हैं या आर्मी की मेस है या कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं, कॉलेजेस हैं, उनकी मेस है, तो ये सभी जगह मेस में हमें बात करके रखनी चाहिए, एक उनसे अनुबंध करके रखना चाहिए। आपको 2 से 3 ड्रम आपको माल वो रेगुलर सप्लाई कर देते हैं। इस तरह की चीज़ें, या फिर मान लीजिए सब्जी मंडी आसपास है तो वहाँ से आप कलेक्शन कर सकते हैं बहुत सारा वेस्ट सब्जी मंडी से। इन सारी चीज़ों को अगर आप कलेक्ट करके अपने फार्म पर लेकर आते हैं तो आपका जो राशन का कॉस्ट है वो आधा हो जाएगा। तो आधा मटीरियल 50% मटीरियल अगर आप इस तरह से कलेक्शन करके खिला देते हैं तो आप देखेंगे कि आपके मुनाफे में बहुत बड़ा इजाफा मिलेगा। और अपना थोड़ा सा फार्म पर सबसे ज़रूरी है वो ये है कि साफ़ सफाई रखें ताकि कोई भी इस तरह की बीमारी अगर आसपास भी फैल रही है या इधर से आ रही है तो एक पशु से दूसरे पशु में ना जाए। अंदर भी आप डेली वहाँ पे साफ़ सफाई करवाएं। ज़्यादा साफ़ सफाई नहीं करवाएंगे तो उससे क्या होगा कि उनमें दुनिया भर की खुजली वाली बीमारियाँ शुरू हो जाती हैं। साफ़ सफाई नहीं रखेंगे तो दुर्गंध भी आएगी और जितना ये वेस्ट मटेरियल निकलता है इसको निकाल करके आप बाहर एक गड्ढे में डंप करके कंपोस्टिंग कर सकते हैं, बहुत अच्छी खाद बनती है और उस खाद को निकाल करके आप अपने खेतों में देखेंगे तो आपकी उर्वरा बढ़ जाएगी। फिर तीसरी चीज़ ये आती है कि हमें बीमारियों की रोकथाम। बीमारियों की रोकथाम का मतलब है कि हम कोई बीमारी होने ही ना दें, क्योंकि बीमारी होने के बाद उसको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसके लिए हमें वैक्सीनेशन पे ध्यान रखना चाहिए, टीकाकरण पे। और टीकाकरण के लिए जो प्रमुख जो 2 बीमारियां हैं वो हैं एचएस और स्वाइन फीवर। तो हम ये देखें कि स्वाइन फीवर का टीका हमें सर्दियों से पहले लगा देना चाहिए, सितंबर-अक्टूबर के आसपास। इसी तरह जो एचएस का टीका है वो हमको गर्मियाँ शुरू होने से जस्ट पहले लगा देना चाहिए, मार्च-अप्रैल के आसपास। तो ये 2 बीमारियां प्रमुखता से यहाँ पर एपिडेमिक की तरह हैं, एंडेमिक की तरह हैं और ये फैलती हैं आसपास के फार्मों में। तो इन 2 बीमारियों को प्रमुख रूप से हमको टीकाकरण करना चाहिए ताकि ये दो बीमारियां काबू में रहें। सुअर पालन के लिए सरकार ऋण भी उपलब्ध करवाती है और इस व्यवसाय की शुरुआत के लिए वैसे तो आने वाला खर्च उनकी संख्या, प्रजाति और रहने की व्यवस्था पर निर्भर करता है। व्यवसाय में आने वाले खर्च के लिए कुछ सरकारी संस्था जैसे नाबार्ड और सरकारी बैंकों द्वारा ऋण सुविधा उपलब्ध है। अधिक जानकारी के लिए आप अपने नजदीकी बैंक और नाबार्ड के कार्यालय से इसकी जानकारी ले सकते हैं। तो हम ये देख रहे हैं कि जैसे आजकल डिमांड भी बहुत ज़्यादा हो रही है क्योंकि मीट जो है बहुत लोग पसंद कर रहे हैं। तो पोर्क का जो डिमांड है यहाँ पर क्षेत्र में 150 रुपये या उसके ऊपर है। देसी जानवर तो 120-130 में बिक जाते हैं, लेकिन अगर आपके पास अच्छा जानवर है तो उसका 150 या उसके ऊपर की कीमत आपको आराम से मिल जाती है। तो अगर आपको अच्छा मार्केट चाहिए तो आप थोड़ा सा नॉर्थ ईस्ट के मार्केट टैप करेंगे, वहाँ से बात करके रखेंगे। तो नॉर्थ ईस्ट के मार्केट में आप यहाँ से गाड़ियों से भेज सकते हैं। वहाँ आपको 300-400 रुपये किलो पोर्क बिकता है। मार्केटिंग को आप अच्छे से टैकल कर लें, उसकी फीडिंग को अच्छे से टैकल कर लें और बीमारियों को टैकल कर लें। आगे और भी है खेती बाड़ी से जुड़ी बहुत सी रोचक जानकारियां। कहीं नहीं जाइएगा, रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। किसान भाइयों, आने वाले समय में तापमान धीरे धीरे कम होने लगेगा। ऐसे में जो किसान बटन मशरूम की खेती करना चाहते हैं, उन्हें अभी से ही इसके लिए कंपोस्ट तैयार करना होगा, क्योंकि कंपोस्ट तैयार करने में लगभग 1 माह का समय लगता है और मशरूम का अच्छा उत्पादन कंपोस्ट पर ही निर्भर करता है। तो बटन मशरूम की खेती के लिए कंपोस्ट तैयारी की जानकारी लेते हैं कृषि विशेषज्ञ डॉक्टर एन कुदादा से।
देश में श्वेत बटन मशरूम की खेती बड़े पैमाने पर की जा रही है। उत्पादन की दृष्टि से इसका विश्व में प्रथम स्थान है। देश के मैदानी व पहाड़ी भागों में श्वेत बटन मशरूम को शरद ऋतु में उगाया जाता है, क्योंकि इस ऋतु में तापमान कम तथा हवा में नमी अधिक होती है। मशरूम की खेती करने का तरीका खाद्यान्न और बागवानी फसलों से बिल्कुल भिन्न है, अतः इसकी खेती शुरू करने से पहले प्रशिक्षण देना हितकर होता है। कंपोस्ट को कैसे बनाते हैं और उसके लिए क्या क्या आवश्यकता पड़ती है, क्या क्या सामग्री की आवश्यकता होती है, तो उसके संबंध में मैं आप लोगों को विस्तृत जानकारी दूंगा। सबसे पहले गेहूं का भूसा लें या आपका धान का भूसा भी ले सकते हैं, लेकिन जो भी लेंगे मिनिमम कम से कम 5 क्विंटल का ये होनी चाहिए। गेहूं का भूसा 5 क्विंटल लेनी चाहिए। इसके साथ उसी रेशियो में आप दे सकते हैं यूरिया 8.5 kg और कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट 10 kg लें। सिंगल सुपर फॉस्फेट आपका 5 kg और म्यूरेट ऑफ पोटास 5 kg और चोकर 25 kg और गुड़ का सीरा 11 kg और जिप्सम 50 kg और फुराडॉन या मुर्गी खाद हम लोग लेते हैं 175 kg। इतनी सामग्री आपको इकट्ठा कर लेनी होगी पहले ही, जब खाद बनाने से पहले ही आपको मिनिमम यानी कि कम से कम 5 क्विंटल स्टॉक का बनाना होगा, क्योंकि अगर मान लीजिए इससे कम बनाएंगे तो क्या होगा, उसका डिकम्पोज नहीं हो पाएगा। आजकल वैज्ञानिकों के अथक प्रयासों के फलस्वरूप खुम्ब को कृत्रिम ढंग से तैयार की गई खाद कंपोस्ट पर उगाया जा रहा है। श्वेत बटन खुम्ब उगाने के लिए खाद यानी कंपोस्ट को 3 विधियों से तैयार किया जाता है, जिनमें पहली है छोटी विधि, दूसरी है लंबी विधि और तीसरी है इंडोर विधि। छोटी और इंडोर विधि से खाद तैयार करने में समय कम लगता है, लेकिन अधिक पूंजी और संसाधनों की आवश्यकता होती है, जो कि काफी महंगे हैं। फिलहाल हम चर्चा करते हैं लंबी विधि से खाद बनाने की, जिसे किसान आसानी से तैयार कर सकते हैं। तो इसके इतना सामान इकट्ठा करने के बाद फिर हम लोग इसको गेहूं का भूसा को हम लोग भिंगा लेते हैं। 2 दिन तक भिंगा लेते हैं, पानी डाल करके स्प्रे करके हम लोग 2 दिन भिंगा लेते हैं। और जिस दिन सारा चीज़ को मिलाएंगे, यानी कि और सामग्री जैसे यूरिया, कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट, SSP, म्यूरेट ऑफ पोटास, चोकर, गुड़ का सीरा, ये सब जिस दिन मिलाएंगे और जिस दिन मिलाएंगे उस दिन हम लोग 0 डे मानते हैं। 0 डे मानते हैं, उसी दिन सारा चीज़ हम लोग उसको मिला देते हैं, ढेर बना लेते हैं, इकट्ठा करके ढेर बना लेते हैं। ढेर बनाने के बाद इसको चारों ओर से पॉलिथीन से ढक देते हैं। गीले किए गए मिश्रण को मिलाकर करीब 5 फुट चौड़ा और 5 फुट ऊंचा ढेर बना लें। ढेर की लंबाई सामग्री की मात्रा पर निर्भर करती है। ये ढेर 5 दिन तक ज्यों का त्यों बना रहने दें और जरूरत हो तो बाहरी परतों में नमी कम होने पर आवश्यकता के अनुसार पानी का छिड़काव किया जा सकता है। 2-3 दिनों में इस ढेर का तापमान करीब 65 से 70 डिग्री सेल्सियस हो जाता है, जो कि एक अच्छा संकेत है। ढकने के बाद इसको ऐसा आपको 6 दिन तक वैसे छोड़ दें। 6ठा दिन में हम लोग फर्स्ट टर्निंग पहली पलटाई करते हैं, प्रथम पलटाई करते हैं। अब जैसे पलटाई करने का भी तरीका यह है, जैसे साइड वाला को अलग कर लें, ऊपर वाला को अलग कर लें और नीचे वाला को भी अलग कर लें। इस तरह से 3 पार्ट आपका 3 भाग बनेगा। तो सबसे जो बीच में जो था, बीच वाला को आपको नीचे रखना है और ऊपर वाला को बीच में आएगा और जो सबसे नीचे था ऊपर चला आएगा। इस तरह से हम लोग पलटाई करने का सीक्वेंस इसमें हम लोग करेंगे। करने के बाद फिर हम ऐसा फिर उसके बाद हम लोग इसको सीट आता है, पॉलिथीन सीट से ढक देते हैं। ढकने के बाद फिर इसको और 4 दिन ऐसे छोड़ देना है। 4 दिन के बाद फिर दूसरी पलटाई करना है। दूसरी पलटाई करने की विधि जो है वो भी उसी तरह से करना है। उसी सीक्वेंस में पहले जैसे जिस सीक्वेंस में हम लोगों ने मिलाए हैं उसी सीक्वेंस में फिर मैंने मिला करके एक ढेर बना देना है। ढेर बनाने के बाद फिर इसको हम लोग ढक देते हैं। इसके बाद फिर उसको हम ढक दिया। ढकने के बाद फिर 13वां दिन में 3rd पलटाई करते हैं। तो पलटाई करने के बाद पलटाई करने का तरीका वही है। और इस 13वां दिन में हम लोग जिप्सम मिलाते हैं। जिप्सम मिलाने के बाद फिर वही सीक्वेंस में हम लोग इसको ढेर बना देते हैं। और उसके बाद फिर हम लोग उसी तरह से हम लोग इसको ढेर बना देते हैं। ढेर बनाने के बाद फिर हम क्या करेंगे,
उसके बाद हर तीसरे दिन में चौथाई पलटाई भी करना है, फिर आपका 5वां पलटाई इसी तरह से करना है। इस तरह से 8वां पलटाई में हमारी खाद तैयार हो जाती है। इस तरह से 28वां दिन लगता है एकदम। 28 दिन में कंप्लीट तैयार हो जाता है और 28 दिन में फिर हम उसका चेक कर लेते हैं कहीं इसमें अमोनिया का गंध तो नहीं है या, और अमोनिया का गंध हम कैसे पहचानेंगे एकदम। जैसे गौशाला में किसान भाई जैसे गौशाला में जाते हैं तो किस तरह का हम एकदम गंध आती है, उसी तरह का गंध नहीं होनी चाहिए। ये गंध रहने से क्या, अमोनिया का गंध रहने से क्या हो कि माइसिलियम जो फंगस का माइसिलियम इसको मार देता है। इसलिए बिजाई करने से पहले हम सुनिश्चित कर लें कि इसमें अमोनिया की गंध नहीं हो। कंपोस्ट बनाने के दौरान कुछ सावधानियां बरतना जरूरी है, नहीं तो कंपोस्ट अच्छी तरह नहीं होगा। कंपोस्ट तैयार करने के लिए साफ सुथरे स्थान का चयन करें और हो सके तो हवादार कमरे या हॉल में कंपोस्ट तैयार करें। कंपोस्ट को तैयार करने के लिए सही मात्रा में अवयवों को मिलाएं और समय पर पलटाई का काम करें। जो भी व्यक्ति पलटाई का काम करते हैं वे हाथों में दस्ताने और जूते अवश्य पहने। कंपोस्ट को कभी भी खुले स्थान पर नहीं बनाएं। दीवार खड़ा कर लें, लेकिन ओपन टाइप का होनी चाहिए, हवा जहाँ, क्योंकि जैसे पलटाई करेंगे तो बहुत गंद करता है, इसलिए उसको भी ध्यान में रखते हुए बंद कमरे में कभी नहीं बनाया हम। ये इन सब बातों को ध्यान रखें तो अच्छा रहेगा। इस तरह से 28 दिन में आपका जैसे चेक कर लिए, चेक करने के बाद अब इसमें अमोनिया की गंध नहीं है तो ये आप सुनिश्चित कह सकते हैं कि हमारा कंपोस्ट रेडी हो गया, आगे की प्रक्रिया के लिए हमारा रेडी हो जाता है। इस तरह से हमारा कंपोस्ट 28 दिन में कंप्लीट तैयार हो जाता है। आइए जानते हैं अन्नदाता निःशुल्क फोन के माध्यम से पूछे गए समस्याओं का समाधान। अन्नदाता निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम पोहरी, जिला नीमच के कृषक अनुज कुमार ने। ये फसलों में कातरा कीट के नियंत्रण के बारे में जानकारी चाहते हैं। तो अनुज कुमार जी, आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का ये अंश। यह कीट बहुभक्षी कीट है जो लगभग सभी फसलों का आता है। उसके अलावा ये खरीफ में सबसे ज्यादा चौला, मूंग, गंवार और अगर ये नहीं मिले तो दूसरी फसलों को भी खा लेता है। इसका खाने का तरीका है, ये एक साथ ग्रुप में चलते हैं और आर्मी की तरह चलते हैं, बैंड में चलते हैं जैसे आर्मी चल रही हो, और पीछे ऐसे लगता है जैसे खेत को कोई जानवर चर गया हो। तो ये खतरनाक कीट है। खरीफ फसलों पर कातरा का साया, बारिश के साथ ही होता है अधिक प्रकोप। फसलों को चट कर जाता है कातरा कीट, किसानों की करी कराई मेहनत पर फेर देता है पानी। समय पर नियंत्रण न करने पर किसान हो जाते हैं बर्बाद। किसान भाइयों, बारिश के साथ ही खरीफ फसलों पर कातरा का हमला बढ़ गया है। कई जगहों पर कातरा कीट फसलों को चट कर रहा है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि ये कीट फसल की पत्तियों को खाकर छलनी कर रहा है, जिससे फसलें पूरी तरह से चौपट हो जाती हैं और किसानों को समझ नहीं आ पाता कि अब वे करें तो करें क्या। इसीलिए सबसे पहले आपको इस कीट को पहचानना जरूरी है। जब आपको खेत के मेड़ के आसपास जो खरपतवार उगे हुए हैं उस पे पीले कलर के अंडे दिखे, हल्के पीले कलर के, तो समझ जाना चाहिए कातरा के अंडे, और वो पत्तियों की निचली सतह पर देते हैं। अब इन अंडों से लठ निकलेगी बाहर और लठ के ऊपर रोए होंगे, बाल होंगे, बालदार होंगे, हेरी कैटरपिलर्स जिसको बोलते हैं। तो ये जैसे ही निकलेगी, पहले इसका पिंक कलर होगा जब जैसे बड़ी होगी, और लठ काफ़ी बड़ी होने के बाद में इसका हल्का पिंक कलर हो जाता है और ये बहुत नुकसान पहुंचाती है। जहाँ बारिश ज़्यादा होती है तो ये लठ का प्रकोप कम होता है, और जहाँ बारिश में अंतराल आ जाता है बीच में तो इस लठ का प्रकोप बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि बारिश से इसके रोए झड़ जाते हैं और रोए झड़ने के बाद में ये लठ कमज़ोर हो जाती है और मर जाती है। तो बारिश का इसके कंट्रोल में बहुत बड़ा योगदान है। और जहाँ बारिश में अंतराल आ गया कि 1 हफ्ते का या 15 दिन का, 20 दिन का अटैक के बाद में, तो ये खतरनाक साबित होता है। किसान भाइयों, कातरा कीट फसल को चौपट कर देता है, जिसको लेकर किसान चिंतित है, और किसानों का चिंतित होना लाजमी भी है, क्योंकि उनकी करी कराई मेहनत पर ये कीट पानी फेर जाता है। तो इस कीट की गंभीर समस्या को देखते हुए जरूरी हो जाता है कि आप इस कीट की रोकथाम के लिए उचित कदम उठाएं।
इस कीट के नियंत्रण के लिए सबसे पहले क्या करेंगे आप, गहरी जुताई सबसे लाभदायक रहती है। इसमें इन कीटों के कोये छिपे रहते हैं और वो गहरी जुताई करने से ऊपर आ जाते हैं और उनको पक्षी खा जाते हैं, जिससे इनको आसानी से कंट्रोल किया जा सकता है। खेत के आसपास, मेड़ों के आसपास सभी खरपतवारों को ध्यान से हटाएं। इसके साथ ही फिर भी इस कीट की संभावना ज़्यादा बना रहती है तो आप जैसे ही किसान भाई बुआई करते हैं उसके खेत के चारों तरफ ट्रैप क्रॉप भी लगा सकते हैं। ट्रैप क्रॉप में लगाने के लिए चंवला की चारों तरफ बॉर्डर लगा दो मूंग के, तो वो सारा जो कीट है वो चंवला पे आ जाएगा और मूंग बच जाएगा अपना। मानसून की पहली बरसात होते ही प्रकाश पाश लगाएं। 5 प्रकाश पाश प्रति हेक्टेयर के हिसाब से खेत में लगाएं, जिससे ये कीट आसानी से नियंत्रण हो सके। और अगर प्रकाश पाश की व्यवस्था नहीं है किसान के पास तो वो अलग अलग जगह आग भी जला सकता है, जिसको बॉनफायर बोलते हैं। उस बॉनफायर से आराम से वो उस आग के पास आ जाएंगे और उनको इकट्ठा करके नष्ट किया जा सकता है। इसके अलावा फेरोमोन ट्रैप, इन कीटों का फेरोमोन जो ज़्यादातर मादाएं छोड़ती हैं और जो नर इकट्ठे हो जाते हैं और उन नर को इकट्ठा करके अपन नष्ट कर सकते हैं। फिर अगर ज़्यादा समस्या बनी रहती है तो इसका रासायनिक उपचार भी है। रासायनिक उपचार के लिए आप प्रोफेनोपोस प्लस साइपरमेथ्रिन का कॉम्बिनेशन आता है, जो 1 ml प्रति लीटर के हिसाब से अपन छिड़काव करेंगे तो कातरा से निजात मिल जाएगी। थैंक यू, धन्यवाद। किसान भाइयों, कृषि संबंधित समस्या और सुझाव के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadatamp@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180088921663 पर सोमवार से लेकर शनिवार सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। और अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का। कल फिर होगी मुलाकात कृषि से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।